भौतिक परिवर्तन। बच्चों, आपको पता है कि ठोस, तरल, गैस पदार्थों या मैटर की 3 अवस्था हैं? आग, पानी, फल, सब्जी, वाहन सभी द्रव्य हैं। द्रव्य स्थान ग्रहण करता है और हर जगह व्याप्त है। द्रव्य या तो भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से परिवर्तित होता है। इस वीडियो में हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। आइए हम इस विषय के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार के एक गांव में चलते हैं। वहां हम रमा और बाबू से मिलेंगे। रमा, जरा चूल्हे को बंद कर दो। बहुत देर से पानी उबल रहा है। पिताजी को चाय देनी है। माँ, इस बर्तन से तो पानी गायब ही हो गया। लग रहा है कि शायद पानी कुछ ज्यादा देर तक उबल गया। चलो, मैं पानी और उबालने रखती हूँ। पिताजी को चाय जो देनी है। अरे हाँ दीदी, पानी कहाँ गया? गायब हो गया क्या? पानी आकर गया कहाँ? समझाओ ना। बाबू, इधर आओ और बैठो। मैं समझाती हूँ। पानी भाप बन गया और वातावरण में मिल गया। एक उदाहरण देती हूँ। सूरज की गर्मी के कारण तालाबों, नदियों, समुद्रों आदि से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाता है। हवा के कारण बादल पहाड़ से टकराते हैं या उनमें पानी की बूंदों के कारण भारी हो जाते हैं और बारिश बनकर नीचे आते हैं। अच्छा, ये सब कैसे होता है? आओ, मैं विस्तार से समझाती हूँ। मैं एक बर्फ का गोला ले आती हूँ। बच्चों, एक प्रयोग करते हैं। आप एक चॉक का टुकड़ा लें और इसे पाउडर बना लें। फिर पूरे पाउडर को इकट्ठा करें, थोड़ा पानी डालें और इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप पूरे चॉक के टुकड़े को वापस पा सकते हैं? दीदी, इस बर्फ के गोले से क्या करोगी? ये तो पिघल रहा है। ये तो अभी पानी बन जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। यह बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यदि तुम इसी पानी को फिर से जमाते हो तो यह बर्फ बन जाएगा। क्या इसका मतलब है कि ये परिवर्तन उल्टा हो सकता है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। भौतिक परिवर्तन परिवर्ती है। जब कुछ समय पहले पानी पूरा उबल गया था, वह भाप बन गया। अगर हम उस बर्तन पर ढक्कन रख दें, पानी की बूंदें उस पर जम जाएंगी और वह भाप फिर से पानी बन जाएगा। ये दिलचस्प है। क्या ऐसे कुछ और भौतिक परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं? हाँ, पता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बर्फ पिघलने पर पानी बनता है और पानी ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है। क्या तुम ऐसे परिवर्तन का एक और उदाहरण दे सकते हो? मुझे सोचने दो। याद रखना कि भौतिक परिवर्तनों में किसी पदार्थ का रंग, आकार, पदार्थ की स्थिति बदल सकती है। हाँ, मुझे याद आया। जब हम आटे को गूंथते हैं और इसका गोला बनाते हैं, वह एक भौतिक परिवर्तन है। उस आटे के गोले से रोटी बेलते हैं, वो भी भौतिक परिवर्तन हुआ। सही कहा। बगैर सेकी हुई रोटी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर हमें रोटी की आवश्यकता नहीं है, तो हम बगैर सेकी हुई रोटी को फिर से आटा बना सकते हैं। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी को पानी में घोलने से क्या होता है? वह घुल जाती है।
ये भौतिक परिवर्तन होता है। इससे कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर कागज फट जाता है और कई हिस्सों में बंट जाता है, परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता। यदि हम सभी फटे हुए कागजों के टुकड़ों को जोड़ेंगे, तो उनका द्रव्यमान मूल कागज के समान होगा। काफी मिश्रण भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे पानी में नमक मिलाने से वह एक मिश्रण बनता है और वह ठंडा होने पर नमक और पानी अलग अलग हो जाता है। अरे वाह, तुम्हें तो जल्दी समझ आ गया। भौतिक परिवर्तन ज्यादातर अस्थायी होते हैं। ऐसे हम कई भौतिक परिवर्तनों को हर दिन देखते हैं। दीदी, एक मजेदार बात बताऊं? जब मेरे बाल बढ़ जाते हैं, तब मैं नाई के पास जाकर बाल कटवाता हूँ। यह भी भौतिक परिवर्तन है। मेरे बाल छोटे हो जाते हैं और समय के साथ बाल वापस बढ़ जाते हैं। सही कहा। चलो अब खेलने चलते हैं। बच्चों, आज हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। लकड़ी काटना, लाल और हरे रंग के पत्थर मिलाना, बर्फ का निर्माण, एक सेब काटना, पानी और रेत मिलाना, नमक और चीनी मिलाना इत्यादि भौतिक परिवर्तन के कई उदाहरण हैं। हम अगले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन। इस वीडियो का उद्देश्य है समझना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन से संबंधित उदाहरण को समझना है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने भौतिक परिवर्तन के बारे में समझा था। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हम दिन प्रतिदिन भौतिक परिवर्तन देखते हैं, वैसे ही हम रासायनिक परिवर्तन को भी देखते हैं। आइए हम रमा और बाबू के पास फिर चलते हैं और रासायनिक परिवर्तन के बारे में सीखते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से रोटी दो। हाँ, तुम हाथ धो लो, मैं रोटी बनाकर देती हूँ। रमा, तुम भी आओ और खा लो। आई माँ। दीदी, कल आप बोल रही थी कि बिना सिकी हुई रोटी को फिर से आटा बना सकते हैं और इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है। अभी तो माँ रोटी को सेक रही है, ये तो खाने लायक हो गई है। ये मुझे भौतिक परिवर्तन नहीं लग रहा है। अभी देखो, यह रोटी पक गई है। क्या हम फिर से इसे आटे में बदल सकते हैं? नहीं दीदी, अभी तो हम इसे सिर्फ खा सकते हैं। सही कहा। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। ये परिवर्तन स्थायी है। ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रोटी पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रोटी पकाने के बाद कोई इसे उलट नहीं सकता है। इसका मतलब है कि आटा रोटी बन गया। हाँ, रासायनिक परिवर्तन में नई चीज बनती है। जब हम भोजन करते हैं तो पेट भोजन को पचाता है और भोजन को छोटे और सरल पदार्थों में विभाजित करता है। तब ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए तुमने जो रोटी खाई है वह पूरी तरह से दूसरे पदार्थ में बदल गई है। यह रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। रासायनिक परिवर्तन के अंत में एक नया पदार्थ बनता है। क्या आप बता सकते हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इसका क्या कारण है? बाबू, क्या तुम और उदाहरण सोच सकते हो?
दीदी हाँ, ये जो जमाया गया दही है वह भी रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। दही दूध से जो बनती है। बहुत सही कहा। पता है, रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान बदलता है। तुमने अपना खाना खा लिया हो तो इधर आओ। इस मोमबत्ती को अभी हम माचिस की तीली से जलाएंगे। अभी तुम क्या देख रहे हो? दीदी, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मोमबत्ती जल्दी से छोटी होती जा रही है। यह तो जलकर छोटा हो गया और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा भाप में भी परिवर्तित हो गया। ये दोनों हवा में चले गए हैं। माचिस से कोयला, लकड़ी इत्यादि को जला सकते हैं और ये सब रासायनिक परिवर्तन है। क्या मैंने सही कहा दीदी? अचरज की बात है कि बहुत कम ऊर्जा वाली छोटी माचिस की तीली जब लकड़ी या कोयला को जलाती है तब बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। दीदी, मुझे याद आ गया। अब दीपावली आ रही है और जो पटाखे हमने खरीदे हैं वह जलेंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। वाह! पटाखे जलाने को रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि पटाखे जलने के बाद गर्मी, ध्वनि और प्रकाश जैसे नए उत्पाद बनते हैं। यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय और स्थायी भी हैं। रासायनिक परिवर्तन काफी खतरनाक लग रहे हैं। पता है बाबू, कुछ रासायनिक परिवर्तन बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कई तत्वों को मिलाकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप दवाई, साबुन इत्यादि बनते हैं, जो मनुष्यों के लिए काफी लाभदायक हैं। अच्छा दीदी, फिर रासायनिक परिवर्तन के दुष्प्रभाव क्या है? खाने की चीज जब रासायनिक परिवर्तन के कारण खराब होती है, वह एक अनचाहा परिवर्तन होता है। इसकी वजह से खाने के पोषक तत्व नष्ट होते हैं और खाना खाने योग्य नहीं रहता। जलना, विस्फोट होना, खाना खराब होना, रंग बदलना और गंध आना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अवांछित पहलू हैं। दीदी, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया है। ये जानकारी मेरे गृह कार्य में बहुत मदद करेगी। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। कुछ मानव जाति के लिए फायदेमंद हैं और कुछ हानिकारक हैं। हमने आज विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के बारे में सीखा है। अगले वीडियो में हम जंग लगने और क्रिस्टलीकरण के बारे में जानेंगे। फिर द्रव्य परिवर्तन। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: क. समझना है कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या है। ख. समझना है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन और उससे संबंधित कई उदाहरण देखे थे। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इस वीडियो में क्रिस्टलीकरण और लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए हम फिर रमा और बाबू के पास चलते हैं और इन दो प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। बाबू, आज हमने पाठशाला में बहुत काम किया। हमारे कक्षा के कुछ छात्र विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। हमें एक प्रयोग दिखाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा प्रयोग दिखाऊं? प्रयोग? हाँ, प्रयोग से कुछ याद आया। दीदी, पता है, आज हमारे विज्ञान की कक्षा में मास्टर जी ने क्रिस्टलीकरण के बारे में बताया था और उन्होंने हमें एक प्रयोग भी दिखाया था। मैंने भी तुम्हें दो तरह के परिवर्तनों के बारे में बताया था। हाँ दीदी, मुझे पता है कि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। आज मास्टर जी ने समझाया था। बाबू, कौन सा प्रयोग किया था मास्टर जी ने?
आज मास्टर जी ने नमक को उबलते पानी में अच्छी तरह से मिलाकर उसे एक बर्तन में ठंडा किया और फिर उन्होंने एक लकड़ी से धागा बांधकर उसे बर्तन में रखा और फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में उस धागे पर नमक के बड़े क्रिस्टल जम जाएंगे। क्या तुम्हें पता है क्रिस्टलीकरण क्यों उपयोगी है और यह भौतिक परिवर्तन क्यों है? दीदी, मास्टर जी ने समझाया कि प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक रसायन तरल से ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। इस तकनीक से निकली ठोस वस्तु की क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और हाँ, ये भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि पदार्थ आसानी से अपने मूल रूप में आ सकता है। सही कहा। क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण नमक का शुद्धिकरण है। क्रिस्टलीकरण से समुद्र जल में जो अशुद्ध नमक के क्रिस्टल होते हैं उनका शुद्धिकरण किया जाता है और बड़े क्रिस्टलों में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, क्या आप किसी अन्य क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के बारे में सोच सकते हैं जो मानव को फायदा पहुंचाती है? विज्ञान में कितना सीखने को मिलता है। हाँ, तुमने ठीक कहा दीदी। ये क्या, इस हैंडपंप को यहाँ से ये कर्मचारी क्यों हटा रहे हैं? चलो दीदी देखते हैं। भैया, आप इस हैंडपंप को यहाँ से क्यों हटा रहे हो? इस हैंडपंप को जंग लग गया है, हमारे लिए बेकार हो गया है। इससे पानी नहीं निकल रहा है। दूसरा हैंडपंप लगाना पड़ेगा। अच्छा, जंग क्या होता है? मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है, पर मैं और जानना चाहूँगा। देखो, यहाँ भूरे रंग की परत देख रहे हो? इसे जंग कहते हैं। इस वजह से ये पंप खराब हो गया। हाँ, देख रहा हूँ। ऐसी परत तो मैंने हमारे घर के लोहे के दरवाजे पर भी देखी थी, पर उसको पिताजी ने क्यों नहीं निकाला? बाबू, चलो हम घर की तरफ चलते हुए बात करते हैं। मैं इस प्रक्रिया के बारे में तुम्हें बताऊंगी। ठीक है दीदी। बाबू, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझाया था। क्या तुम्हें याद है? अरे हाँ हाँ, याद है दीदी। तुमने कहा था कि ये परिवर्तन स्थायी है, इसे बदल नहीं सकते और परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनता है। वाह, तुम्हें तो सब याद है। जंग लगना भी एक अनुपयोगी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की वस्तु को जब हम खुले में रखते हैं तो भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यह लोहे की चीज को खराब कर देता है। दीदी, घर आ गया। तुम इधर बैठो, मैं एक कागज पर लिखकर समझाती हूँ। सभी परिवर्तनों के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। दीदी, जंग कैसे लगता है? जंग लगने के लिए हवा में नमी की जरूरत होती है। लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी से मिलकर एक रासायनिक परिवर्तन करता है, जिसके कारण जंग बनता है। लोहे के एटम, वस्तु के सबसे छोटे कण, पानी और ऑक्सीजन से मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे जंग कहते हैं। ओह, अगर जंग लगने से लोहा खराब होता है तो फिर काफी दिक्कत है ना दीदी। हमारे दरवाजे, खिलौने, औजार, उपकरण, खेतों में इस्तेमाल होने वाली मशीन, ये सभी लोहे के ही तो हैं। खिलौने ही क्यों, बड़े वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, सेतु इत्यादि, ये सब भी लोहे के ही बने होते हैं। इसका मतलब है कि जंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पता है बाबू, जंग लगना काफी हद तक रोका जा सकता है। ये कैसे हो सकता है दीदी? हम उन परिस्थितियों को रोक सकते हैं जिससे परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम लोहे पर एक परत लगा सकते हैं
जिससे लोहा हवा के सीधे संपर्क में न आए। हम लोहे की चीजों को रंग कर सकते हैं। तो पिताजी से कहकर इस लोहे के गेट को रंग लगवाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो कार, बस जैसे वाहन को पेंट करते हैं। और हमारे घर के पाइप भी लोहे के हैं। घर में लोहे के पाइप और नलों पर भी एक परत चढ़ती है। पता है, मेरे ऊपर जिंक की परत चढ़ती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से मैं जंग लगने से बच जाता हूँ। बाबू, हमारे स्टील के बर्तन भी लोहे से बने होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कभी स्टील के बर्तन में जंग नहीं देखा। स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण है। इस वजह से इसे जंग नहीं लगता है। ओह, तो इसका मतलब है कि लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जंग के गठन को रोकने के लिए और भी उपाय हैं। ये बहुत सरल है। हमें हमारे उपकरणों को सूखा रखना चाहिए, उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए और लोहे की वस्तुओं को पेंट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी चीजों को जंग से बचा के रख सकते हैं। सवारी के बाद हमें अपनी बाइक, स्कूटर या साइकिल पर जमे हुए पानी को भी सुखाने से यह वाहन जल्दी खराब नहीं होंगे। दीदी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। चलो घर के अंदर चलते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने जंग लगने और क्रिस्टलीकरण के बारे में सीखा है। फिर मिलेंगे।